दोस्तों राजीव सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए गया था। अब जैसे ही वो इंटरव्यू हॉल के अंदर घुसता है तो वहां पर वो देखता है कि वहां 3 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से 2 पुरुष हैं और एक महिला है। जैसे ही राजीव उस महिला को देखता है तो एकदम से थोड़ी देर के लिए वहीं खड़ा रह जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो बैठता है और इंटरव्यू देने लग जाता है और अच्छी तरह से अपना इंटरव्यू देता है। अब इंटरव्यू पूरा होता है और राजीव ने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया था। सभी सवालों के बहुत ही सटीक और सही जवाब दिए थे। उसके बाद वो इंटरव्यू हॉल से बाहर निकलता है। उसी समय जो महिला इंटरव्यू ले रही थी वो भी पीछे पीछे बाहर आती है और एकदम से राजीव से कहती है, राजीव, क्या आपके पास थोड़ा टाइम होगा? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? अब इस बात को जैसे ही राजीव सुनता है तो वो कहता है कि हाँ हाँ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम मुझसे ले सकते हो। बताओ क्या बात करनी है। तो दोस्तों आखिर कौन थी वो महिला जो राजीव को रोककर उससे बात करना चाहती थी? दोस्तों ये बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी है, इसे लास्ट तक जरूर सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से, जहां पर राजीव और संध्या नाम के 2 पति पत्नी रहते थे। उनके घर में उनके बुजुर्ग माता पिता भी रहते थे। पिताजी की सरकारी नौकरी थी, इसलिए उनके घर में पेंशन आया करती थी। अब राजीव की नई नई शादी हुई थी और संध्या अब उस घर में आती है। तो दोस्तों शुरू में तो सब कुछ ठीक रहता है, कम से कम 1-2 हफ्ते तो सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है अब संध्या घर को संभालना बंद कर देती है और ना ही वो घर के कोई काम को अच्छे से करती। वो अब इस घमंड में थी कि उसके पिताजी ने बहुत सारा दहेज दिया है, बहुत से पैसे दिए हैं, रुपये दिए हैं, सास और सामान दिया है। तो उस घमंड के कारण वो घर वालों से अच्छी तरह से अब बात भी नहीं करती थी। राजीव को भी वो कोई खास तवज्जो नहीं दिया करती थी। अपने सास ससुर का तो बात ही नहीं सुनती थी। शुरू में राजीव सोचता था कि शायद नई नई बहू है, अभी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो ये बात सोचकर अक्सर इन चीजों को अनदेखा कर देता था और कहता था कि चलो कोई बात नहीं, अभी तुम नई नई यहां पर हो तो तुम्हें शायद यहां ऐसा लग रहा होगा। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन समय के साथ साथ जो संध्या थी अब उसका घमंड और भी ज्यादा सर चढ़ के बोलने लगता है। वो अक्सर अपनी माँ से बात किया करती और माँ की जो सिखाई पढ़ाई बातें होती थी वही बातें लेके घर पे अप्लाई कर दिया करती थी और अपने सास ससुर को तो मानो उनको तो कुछ समझती ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं सुनती थी। इधर उसका पति राजीव भी जब उसे किसी काम के लिए कहता तो वो बार बार कह दिया करती कि मैं यहाँ पे क्या नौकरानी हूं? मैं नौकरानी बनकर नहीं आई, मैं बहू बनकर आई हूं और मैं यहां मालकिन की तरह रहूंगी। इन बातों को सुनकर जो राजीव है वो बार बार संध्या को समझाने की कोशिश करता है। कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूं ये तुम्हारा घर है, लेकिन इसे संभालना भी तो तुम्हें ही होगा, क्योंकि राजीव अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और उसका कोई भाई बहन भी नहीं था। तो दोस्तों माँ बाप अब बुजुर्ग हो चुके थे, पिता की पेंशन आती थी और उसी के सहारे घर चला करता था। परिवार में वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अच्छी खासी पेंशन थी और पहले के पैसे भी काफी थे। उसके पिताजी एक अच्छी सरकारी नौकरी में लगे थे तो परिवार अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन राजीव अपनी पढ़ाई लिखाई करके अब एक सरकारी नौकरी ढूंढ रहा था और संध्या जो कि बार बार उसे टॉर्चर किया करती, उसके घर वालों को कहा नहीं माना करती और घर में आए दिन लड़ाई झगड़े जैसा माहौल बना के रखती। अब धीरे धीरे साथ रहते हुए उनको करीब 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन 2 साल तक संध्या का गुरु कम होने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि उसका तो घमंड अब और सर चढ़ के बोलने लगा था। अब राजीव से यह बात सहन नहीं होती। राजीव संध्या से कहता है कि अगर तुम्हें घर बसाना है तो बता दो और नहीं बसाना तो भी बता दो, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है वैसा करो। इस बात को संध्या अपनी माँ को बताती है और उसकी माँ एकदम से कहती है कि तू एक काम कर, वहां से घर छोड़ के वापस आ जा। उसके बाद संध्या अपनी माँ की बातों में आ जाती है और राजीव के घर को छोड़कर अपने मायके चली आती। संध्या का मायके काफी आलीशान था, पुश्तैनी जमीन थी, पैसे जायदाद वाले थे और उसके पिता की भी अच्छी खासी नौकरी हुआ करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ राजीव कई बार संध्या को उसके घर लेने भी गया, उससे फोन पर बात करने की भी कोशिश की, लेकिन संध्या थी कि वो ने तो साफ इनकार कर दिया। कहती कि मैं अब उस घर में नहीं आऊंगी जहां पर तुम लोग बार बार मेरा अपमान करते हो, मुझे उल्टा सीधा सुनाते हो। दोस्तों संध्या सभी का अपमान करती, वे घर में एक बहू की तरह नहीं,
उल्टा ऐसा रहा करती जैसे वो सब लोग नौकर हों और वो उन सब की मालकिन हो। तब भी राजीव उसे लेने के लिए जाता, लेकिन वो मना कर देती। तो अब जो संध्या है वो अपनी मां की कहे में चलकर राजीव पे तलाक का केस डाल देती है। केस कोर्ट के अंदर चलता है और कुछ दिनों के बाद फैसला आता है। फैसला होता है कि राजीव कुछ पैसे संध्या को देगा जो तलाक के एवज में उसे देने पड़ेंगे। उसके बाद राजीव उन पैसों को चुका देता है और उसके बाद संध्या अपने घर और राजीव अपने घर। अब राजीव पढ़ाई लिखाई करता है और अपनी कोचिंग को जारी रखता है। धीरे धीरे करके लगभग 5 साल गुजर चुके थे उनके तलाक हुए हुए। अब जैसे ही 5 साल हुए थे, 5 साल में उसने कई टेस्ट दिए और कई इंटरव्यू दिए, लेकिन अभी तक उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी थी। लेकिन 5 साल की मेहनत के बाद राजीव एक सरकारी नौकरी का टेस्ट क्लियर कर लेता है और वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। दोस्तों, उसके बाद वो इंटरव्यू देने के लिए एक सरकारी बिल्डिंग में जाता है जहां पर उसका इंटरव्यू होना था। वहां जाकर वे बाहर बैठा हुआ था, तभी उसका नंबर बोला जाता है और इंटरव्यू हॉल के अंदर वो जाता है। जैसे ही इंटरव्यू हॉल के अंदर वो जाता है तो देखता है कि इंटरव्यू लेने के लिए वहां 3 लोग बैठे हैं, जिनमें से एक महिला है और 2 पुरुष हैं। और वे महिला और कोई नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी थी, जिसने उससे ठीक 5 साल पहले तलाक ले लिया था। दोस्तों, संध्या जो अभी राजीव का इंटरव्यू लेने के लिए वहां बैठी थी, जैसे ही राजीव संध्या को देखता है तो थोड़ी देर के लिए चुपचाप सा खड़ा हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि इंटरव्यू तो देना है, इस नौकरी के लिए मैंने काफी दिनों से तैयारियां कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, बार बार अपने मेहनत किए जा रहा था और इंटरव्यू दिए बगैर मैं यहां से नहीं जा सकता। उसके बाद राजीव वहां जाकर बैठता है और इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह से देता है। इंटरव्यू लेने वाले उससे कई तरीके के सवाल पूछते हैं, उसकी नौकरी से जुड़े हुए, उसके और जीवन से जुड़े हुए और सब्जेक्ट से जुड़े हुए, और वो सभी सवालों का सटीक और बिल्कुल सही जवाब देता है। इंटरव्यू लगभग 1 घंटे चलता है और 1 घंटे के बाद उसका इंटरव्यू खत्म हो जाता है और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। इंटरव्यू होने के बाद वे वहां से बाहर निकल आता है। जैसे ही वे बाहर आता है तो उसके पीछे पीछे संध्या भी वहां पर आ जाती है और एकदम से राजीव को रोकते हुए कहते हैं कि राजीव, अगर आपके पास 2 मिनट है तो क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राजीव संध्या की तरफ देखता है और उससे कहता है कि 2 मिनट क्या, आपको जितना टाइम चाहिए ले लीजिए, मेरे पास अब टाइम ही टाइम है। उसके बाद राजीव और संध्या पास ही में बने हुए एक पार्क में चले जाते हैं। उस पार्क के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और तभी संध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राजीव से कहती है कि राजीव, अगर हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। जैसे ही संध्या की आंखों में राजीव आंसू देखता है और देखता है कि वो उससे माफी मांग रही है, तो राजीव को बड़ी हैरानी और आश्चर्य होता है। वो सोचने लगता है कि ये वही संध्या है जो कभी घमंड में इतना चूर रहा करती थी कि किसी की बात तक नहीं सुना करती थी, और आज मुझसे माफी क्यों मांग रही है। तो उसने जानने की थोड़ी जिज्ञासा जागती है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो मेरे सामने इस तरह से माफी मांग रही है, और इसकी तो अच्छी खासी नौकरी है, उसके बाद भी ऐसा क्यों कर रही है। राजीव अब उसे थोड़ा शांत कराता है और कहता है कि संध्या, पहले तो थोड़ा चुप हो जाओ, और रही माफ करने की बात, तो मैंने तो तुम्हें उसी समय माफ कर दिया था। उसके बाद राजीव पूछता है कि संध्या, तुम्हारे साथ ऐसा आखिर हुआ क्या है जो तुम मुझसे माफी मांग रही हो। तुम तो अक्सर बहुत घमंड में चूर रहती थी, कहती थी कि तुम तो महारानी हो और तुम तो महारानी की तरह घरों में रहोगी, लेकिन आज तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझसे माफी मांग रही हो। तो संध्या राजीव को बताने लगती है कि राजीव, जो मेरा तुमसे तलाक हुआ था, उस तलाक का कारण कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी। मेरी माँ ही मुझे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाया करती थी, फोन पे बार बार मुझे लड़ने और झगड़ने की बातें सिखाया करती थी, और मैं मुझसे कहा करती थी कि तुझे कोई और काम करने की जरूरत नहीं है, हमने इसीलिए बहुत सारे दहेज और पैसे दिए हैं, और तुम इन लोगों की नौकर नहीं हो, ये अपने आप काम करेंगे या फिर किसी नौकर को लगाएंगे। तुम्हें अब काम करना नहीं है, तुम्हें किसी चीज से मतलब नहीं, तुम्हें वहां जाकर महारानियों की तरह आराम करना है। मैं माँ की बातों में आ गई थी और इन बातों में आने के बाद मैंने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। राजीव कहता है कि हाँ, किया तो बहुत बुरा है। इसके बाद संध्या आगे कहती है कि जब मेरा तुमसे तलाक हो गया था तो उसके बाद जो पैसे तुमने दिए थे उसे लेकर मैं अपनी माँ के पास चली गई थी। मेरे परिवार वालों ने वे पैसे अपने ऐशो आराम में खर्च कर दिए। अब धीरे धीरे समय बीतता है और टाइम के साथ मेरी माँ का देहांत हो जाता है, और जब मेरी माँ का देहांत होता है तो उसके बाद मुझे पता चलता है कि सच में कौन अपना होता है और कौन पराया, क्योंकि अब घर में भैया भाभी रह गए थे। पिताजी की अब कोई सुनता नहीं था और भैया भाभी मुझे बार बार ताने दिया करते और
ना जाने क्या क्या सुनाया करते, यहाँ तक कि खाने को लेकर भी मुझे ताने दिया करते। इस बात को जैसे ही राजीव सुनता है तो उसे थोड़ा सा फील होता है, बुरा भी लगता है, उसका मन भी थोड़ा सा विचलित होता है, लेकिन वो फिलहाल अपनी भावनाओं को दबा के रखना चाहता था और संध्या की पूरी बात सुनना चाहता था। उसके बाद संध्या कहती है कि भैया भाभी के तानों से दुखी होकर मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया और नौकरी मुझे मिली, लेकिन जो नौकरी मैं इस समय कर रही हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और इस पे मुझे कोई ज्यादा सैलरी भी नहीं मिलती, बस हाँ गुजारा हो जाता है। अब इन सब बातों को सुनकर राजीव थोड़ा सा बेचैन हो जाता है, लेकिन वे तभी संध्या से पूछता है कि संध्या तुम्हारी मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, तुम्हारा पति क्या करता है और तुम अपने भैया भाभी के पास फिर क्यों रहती हो? तो इसके बाद संध्या बताती है कि ये सिंदूर और मंगलसूत्र किसी और के नाम का नहीं राजीव, ये तुम्हारे नाम का है। मैंने दूसरी शादी नहीं की, ये सिंदूर और मंगलसूत्र मैं तुम्हारे नाम का ही पहनती हूँ। अब इस बात को सुनने के बाद राजीव का दिल थोड़ा सा पिघल जाता है और वह संध्या से कहता है कि संध्या अगर जिंदगी में तुम्हें कभी भी मेरी कोई जरूरत पड़े तो बेहिचक बता देना। इसके बाद जो संध्या है वो रोते हुए एक बार फिर से राजीव से माफी मांगती है और कहती है कि राजीव अपना नंबर दो मुझे। राजीव संध्या को नंबर दे देता है और उसके बाद राजीव अपने घर चला जाता है और संध्या भी अपने ऑफिस वापस चली जाती है। जब संध्या राजीव को फोन करने लगती है, इधर राजीव भी संध्या से फोन पे बात करने लगता है। संध्या एक दिन फोन पर कहती है कि राजीव मुझे तुम्हारा घर देखना है, तो राजीव वीडियो कॉल करके पूरा घर दिखाता है। ऐसे ही एक दिन बात करते हुए संध्या कहती है कि राजीव मेरी माँ जी से बात करा दो। तो राजीव अपनी माँ के पास फोन ले जाता है जो कि बीमार थी और इस समय बिस्तर पर पड़ी हुई थी। तो उनके पास फोन ले जाकर संध्या की उनसे बात कराता है। अब जैसे ही राजीव की माँ और संध्या एक दूसरे से बात करते हैं तो राजीव की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसे ही राजीव अपनी माँ से फोन लेकर संध्या से बात करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वहां पर संध्या जो है वो भी इस समय फूट फूट कर रो रही है। दरअसल राजीव की माँ ने संध्या से कहा था कि बेटी तुम कब आओगी। इस बात को सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब राजीव संध्या से पूछता है कि संध्या तुम रो क्यों रही हो। तभी संध्या रोते हुए राजीव से कहती कि राजीव क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दोबारा से एक साथ रहने लगे। अब राजीव जैसे ही इस बात को सुनता है तो राजीव भी जितने दिनों से उसने उन बातों को अपने मन में दबाए रखा था, छिपाए रखा था कि संध्या दोबारा आकर हमारे साथ रहने लगे, राजीव एकदम से बोल देता है कि हाँ क्यों नहीं हो सकता संध्या, तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी लेने आ सकता हूँ। तो संध्या रोते हुए कहती है कि सच अगर ऐसा है तो तुम मुझे जल्द से जल्द अभी लेने आ जाओ। इसके बाद राजीव संध्या से कहता है कि मैं जल्द आ रहा हूं और तुम्हें अपने साथ लेकर आऊंगा। उसके बाद राजीव घर से तैयार होकर निकलता है और अपनी पत्नी संध्या के पास पहुंच जाता है। वहां पर संध्या तैयार होकर बैठी थी और संध्या को अपने साथ लेकर वापस अपने घर आ जाता है। वहां आकर दोनों सास बहू एक दूसरे से मिलती हैं तो फूट फूट कर रोने लगती हैं क्योंकि संध्या की सास की हालत अब बहुत ज्यादा खराब थी। और जब संध्या राजीव के पास रहा करती थी उस टाइम पर संध्या की सास संध्या से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन संध्या ने ही उनके प्यार को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। दोस्तों आज के दिन राजीव का रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट आता है कि राजीव सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हो गया है। अब राजीव की जैसे ही सरकारी नौकरी लगती है तो संध्या और राजीव और उसकी माँ और उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं और उसके बाद वो हंसी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी एक कहानी जहां पर एक परिवार बिछड़ता है, बिछड़ने के बाद फिर मिलता है और उसके बाद हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे संध्या के बारे में, क्या राजीव के बारे में? और दोस्तों आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।